डॉक्टर आर्थर ने मुझे आगे के प्रोग्राम के बारे में तफसील बताते हुए कहा, और अब तुम्हें गोस्ट के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वैसे डॉक्टर नेल्सा भी चाहती है कि तुम्हारे साथ काम करे, लेकिन मेरे दोस्त अब बहुत से फैसले तुम्हें खुद करना होंगे। तुम एक खास तरीके से स्काईलार्क तक जाओगे और वहां से अपने काम का आगाज करोगे। अपने ज़हन को टटोल कर याद करोगे कि तुम्हें वो तमाम तफसीलात याद हैं जो गाजी हमदान के बारे में बताई गई हैं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, जिस माइक्रोचिप को आप मेरे जहन से नहीं निकाल सके, मेरा मतलब है आपने नहीं निकाला। उसमें लातादाद खुसूसियात हैं डॉक्टर आर्थर। मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो कुव्वतें हैं जो दूसरों के जहन को टटोल सकें और उसे समझ सकें। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ। बहरहाल अब तुम्हें स्काईलार्क के लिए वो बेशबहा कारनामे सर अंजाम देना होंगे जिसकी मैं तुमसे तवक्को रखता हूँ। मेरा ख्याल है मंसूबे के तहत गोस्ट तुम्हें लेकर चला जाएगा, इसलिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारो। अपना ख्याल रखना, और कभी ये महसूस करो कि तुम्हारी हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई है तो अपने आप को रूपोश कर लेना। ख्याल रखना इन तमाम बातों का। तुम्हारे मेकअप के बारे में बता चुका हूँ कि जब भी तुम चाहोगे, एक ख़ास महलूल के ज़रिए जिसका नाम मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अपने चेहरे को असल हालत में ला सकोगे। इन तमाम चीज़ों से फरागत हासिल करके मैंने वो जगह छोड़ दी जहाँ मुझे ज़िंदगी के इंतहाई भयानक और तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा। स्काईलार्क में आकर मुझे अपनी ज़िंदगी का कौन सा मिशन सर अंजाम देना है? हकीकत यह है कि मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेकिन गोस्ट मेरा रहनुमा हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें जहाँ ले जा रहा हूँ उस जगह का नाम कैलिसान है। कैलिसान से तुम्हें शारगो रवाना होना है। कैलिसान में तुम्हें जिस होटल में मुकीम किया जाएगा, वहाँ आमतौर से स्काईलार्क के नुमाइंदे पाए जाते हैं। कुछ नाम तुम्हारे इल्म में ले आता हूँ, मसलन डैनी लॉयल। जब तुम डैनी लॉयल से मिलोगे तो और भी बहुत से नाम तुम्हारे जहन में आ जाएंगे। मिस्टर आर्थर ने तुम्हें पूरी तरह ब्रीफ कर दिया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने पथरीले लहजे में कहा, क्योंकि मैं वाकई जानता था। वो जानता था जो गोस्ट नहीं जानता था। फिर इसके बाद एक सफ़र किया गया और उसके बाद एक बिल्कुल ही अजनबी जगह मुझे उतार दिया गया। यही गालबन कैलिसान थी। कैलिसान के एक 5 स्टार होटल में मेरे लिए कमरा मौजूद था। मैं होटल पहुंच गया और मुझे गोस्ट की बातों को याद करना पड़ा। उसने मुझसे डैनी लॉयल के बारे में कहा और डैनी लॉयल एक पुरस्कार किरदार साबित हुई। मैं कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन ये रात सोने की रात नहीं थी। कोशिश के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। ज़हन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था और शायद ये नई जिंदगी के आगाज का आखिरी मरहला था। स्काईलार्क के साथ मिलकर काम करना था। मैं अपने जहन में वो तमाम चीज़ें दोहराने लगा जो गाजी हमदान के दिमाग से मेरे दिमाग में मुंतकिल हुई थी, और मैं एकदम चौंक पड़ा। डैनी लॉयल नामी लड़की तो बिल्कुल एक अलग हैसियत रखती थी और मुझे उसके साथ एक खेल खेलना था, लेकिन एक अनोखा खेल, यानी डबल क्रॉस। जबकि मेरी महबूबा का नाम शिमला बताया गया और शिमला के बारे में भी मुझे खासी तफसीलात फराहम कर दी गईं। ये वाकई एक अनोखा कारनामा था और गालिबन माइक्रोबैक्टीरियम की एक और खूबी जिसमें लातादाद चीज़ें दर्ज हो जाती थीं। सारी रात यूं ही गुजर गई। नींद न आने की वजह से कसलमंदी ज़रूर तारी थी, लेकिन इसके बावजूद इसमें हलाल नहीं था और गोस्ट का कहना बिल्कुल ठीक निकला। सुबह को जो लड़की अंदर दाखिल हुई वो बेहद खूबसूरत और पुरकशिश थी। ना जाने क्यों उसके नकूश नेल्सा से मिलते जुलते थे। डॉक्टर आर्थर ने नेल्सा को मेरे साथ नहीं आने दिया ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना रह जाए। उसने आते ही मुझसे कहा, और तुम क्या समझते हो? मुझे तुम्हारे बारे में इत्तला नहीं मिली होगी। जैसे ही तुमने इस होटल में कदम रखा, चारों तरफ हंगामा आराई हो गई और तुम्हारी सलामती की खबरें पूरे स्काईलार्क को पहुंचा दी गईं। मैंने तुम्हारे लिए जितनी दुआएं की थीं तुम सोच भी नहीं सकते। माय डियर, यही लड़की डैनी लॉयल थी। हम शारगो जा रही हैं। ओहो, कब चल रही हैं? मैंने उसे सवाल किया। 2:10 पर फ्लाइट है, डैनी लॉयल ने कहा। उसके चेहरे पर खुशी के साए रक्स कर रहे थे। गुड, हम ज्यादा अरसे वहां क्याम नहीं करेंगे। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि ये इंतजामात किसने किए हैं? हार्पर ने, उसने जवाब दिया। बहरहाल हार्पर भी क्या याद करेगा? हम उसे ऐसी चोट देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। बल्कि मेरा तो एक और मशवरा है माय डियर हमदान। क्या? मैंने अपने दिमाग को संभालते हुए कहा। उस कमीने इंसान को इसी लालच में रखना है और बज़ाहिर हमें उसके प्रोग्राम पर अमल भी करते रहना है। फिर जब वो रकम वसूल करने आए तो उसके पूरे बदन में शीशा उतार देना। उसे सजा तो मिलना ही चाहिए। डैनी लॉयल के शदीद जज्बों ने गुस्से का रूप इख्तियार कर लिया। ठीक है, बहरहाल इस सिलसिले में मशवरा भी कर लेंगे। अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम यकीन करो मेरे पापा तुम पर जान देना शुरू कर देंगे और इसके बाद हमें अपने मकसद के हसूल में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। पापा समझ लेंगे कि तुम एक मुखलिस इंसान हो
और उनका बेहतरीन मुफाद चाहते हो। ठीक है डैनी, ये सारी बातें शार को चलकर सोचेंगे। फिल वक्त तो इस सफ़र की तैयारियां करो। हम बस यहाँ से 12:30 बजे निकल चलेंगे। और मेरी बात सुनो, एयरपोर्ट पर सख्त मोहतात रहना। ना जाने कितनी अजनबी आंखें हम लोगों की निगरां होंगी। हमें एक ऐसे जोड़े की नक्काली करनी है जिसकी नई नई शादी हुई है और जो एक दूसरे में गुम रहता है और किसी दूसरी चीज़ पर तवज्जो नहीं देता। मगर खैर ठीक है। क्या ठीक है? मैं तो वैसे भी तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोचती, डैनी लॉयल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मुझे यकीन है। उस वक्त एक और लड़की अंदर आ गई। किसी और चीज़ की ज़रूरत है सर? नहीं थैंक यू। तो फिर बाहर तशरीफ़ ले आइए, आपका सूटकेस तैयार है। ओके ओके, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। इसके बाद हम उस कमरे में आ गए जहाँ 2 शानदार सूटकेस रखे हुए थे। काफ़ी जहानत का सबूत दिया गया है। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो हनीमून पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोपहर को बहुत मुख्तसर सा लंच किया गया। कुछ और अफराद मिलने के लिए आए जिन्हें मैं एक एक करके पहचानता चला गया। ये वाकई एक अनोखा तजुर्बा था मेरी ज़िंदगी का। इसके बाद होटल के मुलाजमों ने हमारा सामान कार में रख दिया और हम कार में बैठकर एयरपोर्ट रवाना हो गए। यानी ये पहला हनीमून जो एक ऐसी अजनबी लड़की के साथ था जिसे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। अभी चूंकि सारे मामलात अजनबी थे, इसलिए मेरे एहसाब में खिंचाव रहने लगा और जहन पर अजीब सा बोझ तारी हो जाता। हम एयरपोर्ट पहुंच गए और कस्टम के मराहल से फारिग होने लगे। मेरी निगाहें अतराफ में भटक रही थीं। कई मुश्तबा अफराद नजर आए जो यूं ही आवारागर्दी कर रहे थे। पुलिस भी मौजूद थी और ये ज़हीन लोग हर आने जाने वाले पर गहरी निगाह रखे हुए थे। मैं अपने जहन में हर चीज़ दोहराता जाता ताकि जो कुछ मुझे ब्रीफ किया गया है वही करूं और यह डबल मनसूबाबंदी जो मेरे ज़रिए की गई थी कारआमद महसूस हो और यही समझा जाए कि जिन लोगों ने यह ज़बरदस्त मेहनत की है, यानी गुरु जगराजन राज से उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। डैनी लॉयल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अदाकारी कर रही थी और मुझे उसके तर्ज अमल से वहशत सी हो रही थी। मगर उसकी अदाकारी यहाँ के लोगों के लिए ताजुब खेज नहीं थी। खुदा खुदा करके कस्टम वगैरह के सारे मामलात से फरागत हासिल हुई। पासपोर्ट वगैरह हमें वापस कर दिए गए और मुसाफिरों को जहाज़ पर जाने की इजाज़त दे दी गई। ना जाने क्यों मेरे कदम मन भर के हो रहे थे। बस यूं लग रहा था जैसे किसी तरफ से जीप दौड़ती हुई आएगी और हमारे गिर्द घेरा डाल दिया जाएगा। जहाज़ की सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी हुई एयर होस्टेस ने हमारा खैर मकदम किया और हम सीढ़ियाँ तय करने लगे। डैनी लॉयल बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन मैं ना जाने क्यों शदीद उलझन महसूस कर रहा था। आखिरकार तैयारा फिजा में बुलंद हुआ और मेरे ज़हन से ये बोझ हल्का होने लगा। जहाज़ ने ज़मीन छोड़ दी और आसमान की वुसअतें नापने लगा। सफ़र पुरसकून था और उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जो काबिल ज़िक्र होती, लेकिन अचानक ही काबिल ज़िक्र बात का आगाज़ हो गया और ना जाने कुछ हलचल सी पैदा हुई। कुछ गैर मामूली आवाज़ें उभरी। फिर एक नौसवानी चीख सुनाई दी और एक होस्टेस बेख्तियार दौड़ती हुई पायलट के कैबिन की तरफ बढ़ी। उसी वक्त सीटों के दरमियान से एक सफ़ेद पिंडली बरामद हुई और एयर होस्टेस के पैरों में उलझ गई। होस्टेस एक तेज़ चीख के साथ नीचे गिरी। जिस औरत ने उसे गिराया था वो अपनी सीट से उठ गई और फिर पाटदार लहजे में बोली, मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी जगह खामोश बैठे रहें। किसी ने कोई जुम्बिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैं भी चौंक पड़ा। मैंने उस लड़की को गौर से देखा। 21-22 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। उसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। फिर मेरी निगाहें अकबी हिस्से में उठी। बाथरूम के पास एक नौजवान सूट में मलबूस खड़ा हुआ था। उसके हाथ में भी पिस्तौल दबा हुआ था और दूसरे में उसने कोई चीज़ संभाल रखी थी जिसे बगौर देखने से पता चल गया कि यह दस्ती बम है। पायलट के कैबिन में भी कुछ हो रहा था, क्योंकि चंद ही लम्हात बाद 2 अफराद सर पर हाथ रखे वहशतज़दा अंदाज में कैबिन से बाहर निकल आए। मुसाफिरों के चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए। औरतों की घुटी घुटी चीखें उभर रही थी और लड़की कह रही थी, आप लोगों की बका इसी में है कि आप खामोश बैठें और हमारे साथ ताउन करें। किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, अपनी जगह से जुम्बिश करने वाले को गोली मार दी जाएगी। मुसाफिर खामोश हो गए। आवाज़ें रुक गईं। फिर पायलट कैबिन से ऐलान हुआ, अटेंशन प्लीज़, तैयारा हाईजैक हो गया। हाईजैकर खतरनाक हथियारों से मुसल्लह हैं। बराए करम मुसाफिर खामोश होकर पुरसुकून रहें। हाईजैकरों से उलझने की कोशिश न की जाए। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद हम तैयारी के उतरने के मुकाम से आपको बाखबर कर देंगे। यह ऐलान सुनकर बहुत सी चीखें उभरी और इसके बाद मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। हर शख्स इस तरह खामोश हो गया था कि जैसे उसकी ज़रा सी जुम्बिश तैयारी की तबाही का बायस बन जाएगी। मैं गहरी निगाहों से हाईजैकरों को देख रहा था और मेरे सीने में मुसर्रत का एक तूफान मौजूद था। उनके बाजू के पास एक निशान बना हुआ था, एक छोटा सा निशान जिसमें उड़ते हुए उकाब को दिखाया गया था।
अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो ये स्काईलार्क था। शक्ल व सूरत और खदोखाल से भी पढ़े लिखे और एक ख़ास इलाके के लोग मालूम होते। हालांकि मैं उस वक्त अपना काम दिखा सकता था जो बआसानी मेरे बस में था, यानी मैं इन हाईजैकर्स के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें हथियार डालने का मशवरा भी दे सकता था। लेकिन जिस निशान से मुझे रोशनास कराया गया उसे देखने के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अब तो ये मेरे अपने ही थे। मैं खामोशी से उनकी ये कार्रवाई देखता रहा। मेरी निगाहें चारों तरफ बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा ले रही थीं और मैं दिल ही दिल में इस बात का फैसला कर चुका था कि अगर हाईजैकर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिसका उन्हें कबल अज़ वक्त अंदाज़ा ना हो सका तो मैं उनकी मदद करूंगा। अगर वो किसी खतरे में पड़े तो जाहिर है मैं भी उन्हीं का साथी था। अब मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं उनकी भरपूर मदद करूं। अभी ये नहीं मालूम हो सका था कि हाईजैकर्स की तादाद कितनी है। मैंने सिर्फ 3 अफराद को देखा, जिनमें 2 नौजवान लड़के थे और एक लड़की। वैसे तीनों की निगाहें शाहीन की तरह तमाम मुसाफिरों का जायजा ले रही थीं। वो हद से ज़्यादा मोहतात और होशियार थे। अचानक ही डैनी लॉयल की आवाज़ सुनाई दी। डैनी ने खौफजदा लहजे में कहा, ये क्या हो गया? मुझे हंसी आ गई तो वो बोली, तुम हंस रहे हो? तो फिर क्या रोना शुरू कर दूं? अब क्या होगा? पता नहीं, कहो तो इनसे पूछ कर बताऊं? नहीं, खुदा के लिए अपनी जगह से जुम्बिश मत करो। आखिरकार डैनी लड़की ही थी। तुम्हारी मर्जी, मैंने मस्खरेपन से कहा। पायलट कैबिन में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर के बाद माइक पर आवाज़ उभरी, अटेंशन प्लीज़। आप लोगों को अब मालूम हो चुका है कि जहाज़ अब हमारे कब्जे में है। ये जहाज़ जहां उतारा जाने वाला है वहां की मौसमी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, इसलिए अब ये क्रैक्ड डाउन पर उतरेगा, जो एक सहराई जगह है। तमाम मुसाफिर तवज्जो दें। आप लोगों का ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। हम सिर्फ अपना एक मकसद पूरा करना चाहते हैं, चंद कैदियों की रिहाई जो एक मखसूस जगह कैद हैं। अगर हुकूमत एग्रीना ने हमारे मुतालबात मान लिए तो हम आप लोगों को त्यारे समेत रिहा कर देंगे। इस दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बशर्ते कि हमसे ताउन किया जाए। बाकी इसके बाद हम नहीं कह सकते कि हमें क्या करना होगा। हमारा ताल्लुक स्काईलार्क से है। आवाज़ बंद हो गई। मुसाफिरों के चेहरों पर खौफ और हरास के तासुरात मुंजमद हो गए। उनकी सांसों तक की आवाज़ साफ सुनाई देती। त्यारे का रुख बदल चुका था और हाईजैकर्स उसे अपने मुंसकिब करदा हवाई रास्ते पर ले जा रहे थे। दौरान सफ़र किसी मुसाफिर ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन मेरी बदनसीबी यानी डैनी लॉयल मुझ पर मुसल्लत थी। ये क्रैक्ड डाउन नामी जगह गालिबन दूसरी जंग अजीम में इत्तहादियों ने तैयार कराई होगी। सहरा में यह छोटी सी हवाई पट्टी आज भी मौजूद थी। यहाँ कम से कम जहाज़ उतारे जा सकते थे, लेकिन इस अंदाज में कि पायलट अगर होशियार ना हो तो तबाही यकीनी है। डैनी लॉयल ने एक बार फिर मेरे कान में सरगोशी की। ये क्रैक्ड डाउन तो वही जगह है ना जहाँ जनरल रहीम ने कब्जा किया था? उस वक्त मैं इस इलाके में नहीं था, मैंने जवाब दिया। हर बात में मजाक, इस वक्त भी मजाक मुनासिब है क्या? मजाक के लिए किसी वक्त का तयन तो नहीं होता। मैं कहती हूँ कि होगा क्या? तैयारा यहाँ पर उतर जाएगा और उसके बाद हम इन लोगों से हनीमून मनाने की इजाज़त देंगे। वैसे भी तुम्हें मेरी बीवी की हैसियत से ही रजिस्टर्ड किया गया है। धूप में तपते हुए सहरा में रेत के टीलों पर एक दूसरे के पीछे भागेंगे और फिर किसी गार की ओट में छुपकर पुकारेंगे कोई खूबसूरत सा फिल्मी गाना। तुम अजीब इंसान नहीं हो सकता है। कैसी फजूल बातें कर रहे हो। न जाने तुम्हारा मूड इस वक्त खुशगवार क्यों हो गया है। मैं तो खौफ से मरी जा रही हूँ। अब जो होगा वो तो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए तशवीश बेकार है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। डैनी ने एक ठंडी सांस लेकर सर झुका लिया। पायलट तजुर्बाकार था और फिर वैसे भी जिंदगी और मौत का मसला था। जहाज शिकस्ता हवाई अड्डे पर उतर गया। सहरा के परिंदे अपने अपने आशियानों में जा चुके थे। शाम हो गई थी और रेत के टीले तहद्दे नजर फैले हुए थे। माहौल पर एक अनोखी से सोगवारी रची हुई थी। जब त्यारे का इंजन बंद हो गया तो कैबिन के अंदर से 2 पायलट हाथ बुलंद किए बाहर निकल आए। उनके चेहरे तशवीश से जर्द हो रहे थे। त्यारे के अंदर से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था और मुझे एक लम्हे में यह अंदाजा हो गया कि बाहर भी उन लोगों की मदद के लिए अफराद मौजूद होंगे। सामने ही 2 लोग नजर आए जो स्टेन गनों से मुसल्ला थे और तैयारी की तरफ रुख किए खड़े थे। इसका मतलब है कि ये एक बाकायदा प्लान था। पहले से तय कर लिया गया था कि त्यारे को कहाँ उतारना है। त्यारे से सारे अमले को नीचे उतार लिया गया। हाईजैकर्स उनसे कोई खास गुफ्तगू कर रहे थे। मुसाफिर अभी तक नज़ा के आलम में थे। उनकी जुबानें बंद थीं और आंखें पथराई हुई। अंदर मौजूद नौजवान बदस्तूर हाथों में पिस्तौल लिए तैयार खड़े हुए थे। शाम गहरी होती जा रही थी। त्यारे का अमला अभी तक बाहर था। अलबत्ता त्यारे में मौजूद 2 हाईजैकर्स की ड्यूटी बदल दी गई और अब उनकी जगह 2 नए चेहरे नमूदार हो गए। उनमें से एक के पास पिस्तौल था और दूसरे के पास स्टेन गन।
थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस और स्पोर्टर्स अंदर आ गए। उन्होंने मुसाफिरों में कॉफ़ी तकसीम की और उनकी दूसरी ज़रूरियात का जायज़ा लेने लगे। बहुत से लोगों ने खाने पीने की कोई चीज़ कबूल नहीं की। फिर एक हाईजैकर अंदर आकर मुसाफिरों से बोला, हमें कुछ नौजवान रज़ाकारों की ज़रूरत है। ये एक वीरान सहरा है और आबादी भी यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर है। दिन का सूरज इस सहरा में आग बरसाता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र हम आप लोगों के आराम के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ नौजवानों को हमारे साथ नीचे चलना होगा। इससे बेहतर कोई और मौका मेरे हाथ नहीं आ सकता था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपनी खिदमत पेश करने वाला मैं पहला आदमी था। हाईजैकर ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, शुक्रिया, लेकिन बराह करम अपने दोनों हाथ ऊपर करके नीचे उतरे। इसके साथ ही दूसरे अफराद भी ताउन करें, यही उनके हक में बेहतर है। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो डैनी ने मेरे कोट का दामन पकड़ लिया। ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? मैं तन्हा रह जाऊंगी। नहीं, यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आप इन लोगों के दरमियान खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगी। मैं अपने कोट का दामन डैनी से छुड़ाकर त्यारे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरी देखा देखी कुछ और लोगों ने भी हिम्मत की। अब उनकी तादाद 15 हो गई। नीचे सीढ़ियों के पास 8 अफराद खड़े हुए थे। हम सब हाथ उठाकर नीचे उतरे और हमें एक कतार में खड़े रहने का हुक्म दे दिया गया। इसके बाद हमारी तलाशी ली जाने लगी। जिसके पास से जो कुछ बरामद हुआ वो एक तरफ रख दिया गया। ये सब आपकी अमानत है जो हर एक को वापस कर दी जाएगी। हवाई अड्डे के आखिरी सिरे पर एक खंडरनुमा इमारत नजर आ रही थी। उसके गिर्द भी कुछ मुसल्लह अफराद मौजूद थे। तैयारी के अमले को गालिबन वहीं ले जाया गया। इसके बाद हमारा काम शुरू हो गया। 4 स्टेनगन बरदार तैयारे के चारों सिमत खड़े हो गए और मुसाफिरों की निगरानी करने लगे। बाकी हमें लेकर खंडर इमारत की तरफ चल पड़े। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। सूरज रेत के टीलों में दफन हो चुका था और तारीकियां चारों तरफ से फिजा को निगलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थीं। खंडरनुमा इमारत दूसरी जंग अजीम की एक यादगार थी। उसकी दीवारों में बड़े बड़े सुराख थे जो यकीनन तैयारों के गिराए गए बमों की निशानदेही करते थे। इस एयरफील्ड को तबाह करने के लिए यकीनन बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। क्रैकडाउन का यह हवाई अड्डा दूसरी जंग अजीम में एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर चुका होगा। इमारत में बहुत सा बेकार सामान पड़ा हुआ था, जिसमें मोटी मोटी तरपालें नुमाया थीं जो काफ़ी बोसीदा थी और ऐसी ना जाने क्या क्या चीज़ें भरी हुई थीं। हमें उन तरपालों को उठाने का हुक्म दिया गया। वजनी तरपालें ज़मीन पर घसीटते हुए हम दोबारा हवाई जहाज़ तक आ गए और फिर खासी रात तक हमें यह काम करना पड़ा। हवाई जहाज़ की छत को उन तरपालों से ढांप दिया गया। ये कार्रवाई किसी और मकसद के लिए नहीं की गई थी। हाईजैकरों को इस इलाके में सूरज की हशर सामानियों का इल्म था। त्यारे के एयर कंडीशन बंद कर दिए गए। तमाम रोशनियां बुझा दी गईं ताकि उन जनरेटरों को महफूज रखा जा सके जो जहाज़ को ठंडा रखने और रोशन करने में मुआविन साबित हो सकती हैं। इन तमाम कार्रवाइयों से यह अंदाज़ा तो हो गया कि हाईजैकर्स का मंसूबा तवील और पेचीदा है। बहरहाल अभी तक मुझे कोई गाजी हमदान की हैसियत से नहीं पहचान सका। ज़ाहिर है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में मुझे मुकम्मल तौर पर ब्रीफ कर दिया गया। त्यारे के ऊपरी हिस्से को ढांपने के बाद फरागत हो गई और एक बार फिर हम दोबारा हवाई जहाज़ में दाखिल हो गए। अंदर बैठे हुए हाईजैकर्स की ड्यूटी फिर बदल गई। इस बार वही लड़की मौजूद थी जिसने जहाज़ अगवा किया। उसने हम सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं खलूस दिल से इस ताउन की शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आखिरी वक्त तक हमसे ताउन कीजिए। हम लोग भी इंसानियत के मिशन पर काम कर रहे हैं। आप लोग माने या ना माने, हमारे इंतहाई आला कारकर्दगी के मालिक कारकुन एग्रीना में जालिमाना तौर पर कैद कर लिए गए। हम अपनी बका के लिए इन कार्रवाइयों के लिए मजबूर हैं। लड़की खामोश हुई तो एक बूढ़े मुसाफिर ने करख्त लहजे में कहा, हमें कब तक तुम्हारी कैद में रहना पड़ेगा? उस वक्त तक जब तक हम अपने मकसद के हसूल में कामयाब ना हो जाएं। और अगर ऐसा कभी ना हुआ तो होगा, वह वक्त ज़रूर आएगा, मगर कब? यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्रीना के लोग अगर हमारी बात मानने पर तैयार हो गए तो काम जल्द अज जल्द हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपनी मौत का इंतज़ार करें। इस सहरा में आपकी लाश को रेत के नीचे दफन कर दिया जाएगा और मौत के बाद आप गर्म रेत के नीचे सूरज की तपिश से खेलते रहेंगे। लड़की का लहजा भी सख्त हो गया। त्यारे के मुसाफिरों के हलक से दहशत ज़्यादा चीखें निकल गईं। आखिरी बार कहा जा रहा है कि हमें आपसे बेहतर ताउन की तवक्को है, और अगर ये ताउन हमें ना मिला तो बाद के वाक़यात के जिम्मेदार आप खुद होंगे। लड़की ने कहा और उठकर तैयारी के आखिरी सिरे पर पहुंच गई। डैनी लॉयल ने एक सिसकी लेकर अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। ये लोग अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो हम सबको ख़त्म कर डालेंगे। हाँ, और फिर बड़े इत्मीनान से हमें रेत की कब्रों में दफन कर देंगे। कम अज़ कम उन्होंने हमें कब्रें मुहैया करने का वादा तो किया ही है।
आखिर तुम कैसे आदमी हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात जो समझ में आ रही हो। मैं समझता हूँ डियर डैनी लॉयल, तुम्हें एक सज़ा के तौर पर मुझ पर मुसल्लत किया गया है। कैसी सज़ा? वो बोली। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ कत्लेआम शुरू कर दूँ। वो चौंक कर पीछे हट गई। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? हाँ। तो मुझे सुकून से खामोश बैठा रहने दो ताकि मैं अपनी जहनी कैफियत पर काबू पा लूँ। वाकई मुझे ताज्जुब हो रहा था कि इस लड़की को मेरे साथ क्यों भेजा गया है। गोश्त बहरहाल एक चालाक आदमी था और उसने जो कुछ आज तक किया वो जहानत से भरपूर था, लेकिन इस लड़की के मुझ पर मुसल्लत होने की बात मुझे समझ नहीं आई। मुसाफिर अब आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होते जा रहे थे। बहरहाल मुझे भी खाना पेश किया गया। मैंने खाना खाया और ट्रे देने के बाद सुकून की गहरी गहरी सांसें लेने लगा। हाईजैकर्स ने त्यारे के अमले को उसी इमारत में रखा था ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। फिर मैं अपने इस तजस्सुस को बर्दाश्त ना कर सका। कुछ ना कुछ तो करना था, पता तो चले कि ये लोग क्या करना चाहती हैं। मैंने खड़े होकर दोनों हाथ उठाए और उस हाईजैकर के पास पहुंच गया जो स्टेन गन संभाले खड़ा था। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी, उसने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अगर बुरा ना माने तो मुझे त्यारे से बाहर उतरने की इजाज़त दे दी जाए। दरअसल ये लड़की जो मेरे नज़दीक बैठी है ये बार बार मेरे कान खाने लगती है। मैं इसकी बकवास से तंग आ गया हूँ। यह सुनकर हाईजैकर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कहा, यह आपकी कौन है? आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाए तो आप मुझसे इसकी तफसील पूछ सकती हैं। मैं थोड़ी देर के बाद आपको इस बात का जवाब दूंगा। मेरी ड्यूटी में अब सिर्फ 15-20 मिनट बाकी रह गए हैं, हाईजैकर ने कहा और मैं उसका शुक्रिया अदा करके वापस डैनी लॉयल के पास आकर बैठ गया। डैनी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वो थकी थकी और निढाल नजर आ रही थी। 15 मिनट के बाद उस हाईजैकर की जगह दूसरे हाईजैकर ने ले ली। उन लोगों ने ड्यूटी के औकात बहुत मुख्तसर रखे थे। थोड़ी देर के बाद वही हाईजैकर अंदर आया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर की जानिब चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे त्यारे की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। नीचे चंद अफराद और मौजूद थे।